सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। एंड गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग तपस्या, गुड इवनिंग सौरभ। आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। लाइव क्लास स्टार्टेड हो गया है ऑलरेडी, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था नोटिफिकेशन। सो हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। एंड चैप्टर नंबर 7 में ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर सेकेंड होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप देखे थे हमने। अभी जो आगे के टॉपिक्स रहेंगे वो हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। बट मैंने कल एक प्रोग्राम दिया था लास्ट क्लास में, आई थिंक आप सभी को पता होगा। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को एक प्रोग्राम बताया हुआ था। उस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप सभी खुद से एक बार उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड किसने किसने ट्राई किया है उस प्रोग्राम को, और कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया, एक बार मुझे आप सभी बता दो। देन हम स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर भी मैं बताऊंगा, समझ में आया फिर भी मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन के बारे में, और फंक्शन का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही होगी, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। सो फंक्शन का हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा था कल की क्लास में, जो कि मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था। आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी हेडर फाइल होती है। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में हमारी हेडर फाइल होती है। यहाँ पे क्या है हमारा हेडर फाइल, इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल में क्या क्या होता है, हेडर फाइल में सभी प्रकार की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, जितनी भी प्री डिफाइंड चीजें होंगी वो कहाँ पे होंगी, हेडर फाइल में उपस्थित होती हैं। ठीक है, अवेलेबल होती हैं, जो हमको सी लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, और ये फंक्शन किस तरीके का फंक्शन है, प्री डिफाइंड है या फिर यूजर डिफाइंड है। फास्ट एक बार मुझे बताओ आप सभी, प्री डिफाइंड फंक्शन है या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो मैंने यहाँ पे इंट ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, वो प्री डिफाइंड है या फिर यूजर डिफाइंड है। ओके मैं, यूजर डिफाइंड है। ओके, आयुष यूजर डिफाइंड है, तपस्या यूजर डिफाइंड है, वेरी गुड। यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड इसलिए है क्योंकि हमने इस फंक्शन को बनाया है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस प्रोग्राम में हमने एडिशन का कार्य किया है, इसके लिए हमने बनाया है ऐड नाम का फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, इंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इंट का मतलब यहाँ पे ये है कि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट है। मतलब हमको रिटर्न में वैल्यू क्या मिलेगा, इंट टाइप का मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए तब यहाँ पे क्या होता, तब यहाँ पे वाइड होता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ नंबर लाइन में हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया है, इन डेटा टाइप का एक सम नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन को हमने क्रिएट कहाँ पे किया है, क्रिएट हमने किया है फंक्शन को 13th नंबर लाइन से। चेक कीजिए फास्ट। यहाँ पे देखिए इंट ऐड, उसके बाद इंट ए इंट बी। ये क्या है, इंट ए और इंट बी। फास्ट जल्दी जल्दी बताइए आप सभी, इंट ए और इंट बी क्या है यहाँ पे। सर इस बार मॉडल पेपर की तरह ही बोर्ड में पेपर आएगा। पेपर बहुत इजी आएगा, अभी आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है। वैल्यू इंटीजर है, ओके ठीक है। यहाँ पे जो ऐड के अंदर इंट ए और इंट बी है वो क्या है, अभी तक किसी का रिस्पांस नहीं आया है। मैंने कल ये बताया था, पैरामीटर। ओके महक, वेरी गुड। तपस्या पैरामीटर, वेरी गुड। पैरामीटर है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद पैरामीटर का मतलब क्या है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल को पास किया है। इंट टाइप का एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, इंट डेटा टाइप है, रिजल्ट वेरिएबल है,
इस रिजल्ट वेरिएबल में हमने ए और बी जो आ रहा है वैल्यू उसको हमने ऐड करवाया है। ठीक है। और रिटर्न हमने क्या किया है, रिजल्ट। इस रिजल्ट वेरिएबल में जो डेटा आएगा वो हमारा रिटर्न जाएगा। ठीक है। अब फिर से आओ 8 नंबर लाइन पे। 8 नंबर लाइन पे हमने क्या किया है, सम वेरिएबल इक्वल टू एड 10, 20, ये दो पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है। ये जो हमने फंक्शन बनाया है ऐड नाम का, वो दो पैरामीटर का फंक्शन है। और इसके अंदर हमने कॉल भी किया है दो पैरामीटर वाले फंक्शन से। ठीक है। 10 और 20। 10 है ए की वैल्यू, 20 है बी की वैल्यू। ठीक है। 10 है ए की वैल्यू और 20 है बी की वैल्यू। अब ये क्या होगा, ए प्लस बी दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड प्रिंटफ में हमने प्रिंट करा दिया है सम। ठीक है। सम यहाँ पे है, सम यहाँ पे है। सम नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा ऐड नाम का फंक्शन है वो कॉल कर रहे हैं। ये स्टोर कर रहा है सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू को जो रिटर्न आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 20 + 10, या फिर कह लें 10 + 20, 30 मिलेगा इसका रिजल्ट। ठीक है। आइए इसको रन करते हैं एक बार एंड देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। सम = 30, सम = 30। यहाँ पे देखिए प्रिंटफ में हमने क्या किया है, सम इक्वल टू एंड उसके बाद यहाँ पे सम वेरिएबल को लिखा हुआ है। तो हमको ये वैल्यू मिल गई 30। ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा था कि फंक्शन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फंक्शन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं एक बार मुझे बताइए आप सभी फास्ट। फंक्शन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कल की क्लास का रिवीजन हो जाएगा। फंक्शन के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले फंक्शन का नेम होगा। सेकेंड थिंग, फंक्शन का पैरामीटर होगा। फंक्शन का नेम यहाँ पे क्या है, ऐड है। फंक्शन का पैरामीटर यहाँ पे इंट ए इंट बी है। थर्ड नंबर होगा रिटर्न स्टेटमेंट होगा, मतलब कुछ स्टेटमेंट होगा। ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इंट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होगा, रिटर्न रिजल्ट, ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है। एंड रिटर्न टाइप होगा, यहाँ पे इंट है ये। ठीक है। तो पांच यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन के। ओके, जस्ट सेकंड। तपस्या, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, फंक्शन बॉडी, रिटर्न स्टेटमेंट। वेरी गुड। आयुष, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, फंक्शन बॉडी, रिटर्न स्टेटमेंट। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, इसमें वो पांचों चीजें हैं या फिर नहीं, एक बार मुझे आप बताओ। उसमें ये पांचों चीजें अवेलेबल हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का नेम है वो क्या है, ऐड है। पैरामीटर क्या है, इंट ए इंट बी। उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, इंट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न रिजल्ट। और ये जो हमारा रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट है। ठीक है। इतने ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन के। क्लियर है चीजें, ये प्रोग्राम क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे आगे की जो टॉपिक्स हैं उनके तरफ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि फंक्शन को किस प्रकार क्रिएट किया जाता है, उसके लिए एक रूल दिया गया है आप सभी को। ठीक है। फंक्शन को क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स हैं, उनको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। रूल्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन को क्रिएट करने के कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आप बताइएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, फास्ट। अपने अपने आंसर्स को आप पुट कीजिएगा चैट बॉक्स में। एंड टॉपिक है हमारा फंक्शन के नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट नियम यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट रूल है, फंक्शन का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए, यूनिक या फिर कह लें इसको मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। फंक्शन का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, तो इस ऐड नाम के फंक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिशन होगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का नेम बनाया सम, इसके इससे हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ सम का कार्य होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ईट, ईट फंक्शन से क्या पता चला, यहाँ पे कुछ ईट का कार्य हो रहा है। ठीक है। तो जो फंक्शन का नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट,
पैरामीटर का डेटा टाइप आवश्यक है, पैरामीटर का डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में दिखाया था, पैरामीटर इंट ए और इंट बी। तो इसमें पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है? इंट है। क्या है? इंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है? या तो हमारा जो है रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। हमने क्या बनाया था? इंट ऐड, फिर उसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए थे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारा क्या है? इंट है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि बिना रिटर्न वाले फंक्शन का टाइप जो है वो वाइड होगा। अगर हमको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए इस फंक्शन से, तो हम लोग क्या लिखते हैं? वाइड ऐड। ठीक है। अगर हम लोग वाइड ऐड यूज करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को ये वाला जो है लाइन नहीं लिखना है। कौन सा लाइन? रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, कुछ हमको रिटर्न वहां पे नहीं कराना होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रूल है कि फंक्शन पहले डिक्लेयर, फिर उसके बाद डिफाइन करिए और लास्ट में उसको कॉल कीजिए। सबसे पहले हमको फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, फिर उसके बाद हम लोग को फंक्शन को क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है, और लास्ट में हमको फंक्शन को कॉल करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, फंक्शन को यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है? यहाँ पे तो थोड़ा बहुत स्टेप आगे पीछे हो गया है, बट सबसे पहला जो रूल है फंक्शन को डिक्लेयर करना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो है फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, और फंक्शन को फिर डिफाइन करना है, एंड यहाँ पे हमको कॉल किया गया है फंक्शन को। ठीक है, तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, स्टेप 3। डिफाइन किया गया है, स्टेप 2। एंड फर्स्ट स्टेप इज फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेन जो हमारा फंक्शन है हमेशा एग्जीक्यूशन का फर्स्ट पॉइंट होता है। कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? एग्जीक्यूट। जिस चीज को हमको एग्जीक्यूट करना है वो मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो जितने भी हमको प्रोसेस वाले काम करने हैं वो सब कहाँ पे रहेंगे? मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगा। जैसे देखो, हमने जो ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया है वो मेन मेथड के या फिर मेन फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है, वो बाहर नहीं है, तभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर हमने ऐड नाम का जो मेथड कॉल किया है, अगर मैं यहाँ पे न कॉल करूँ इसको, मैं बाहर कहीं पे कॉल करूँ, तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे लास्ट रूल, लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर वैलिड नहीं होते हैं। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन के बाहर वैलिड नहीं होते हैं। तो ये क्या है? ये रूल्स हैं कुछ फंक्शन को क्रिएट करने के। कितने रूल्स हैं टोटल? टोटल यहाँ पे 7 रूल हैं, बट ओवरऑल आपको 6 रूल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7th रूल उतना ज्यादा अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 6 रूल ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट रूल क्या है? फंक्शन का नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फंक्शन का जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप हमें अवश्य ही लिखना है। ठीक है। रिटर्न टाइप हमें हमेशा डिक्लेयर करना है। रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप जो है हमें बताता है कि हमें किस तरीके का यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा। अगर इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा तो उसका रिटर्न टाइप इंट। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। अगर हमको कुछ रिटर्न चाहिए ही नहीं, रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हमको कुछ रिटर्न में वैल्यू मिलेगा या फिर नहीं। अगर वैल्यू मिलेगा तो उसका टाइप हमको बताना है, किस टाइप का वैल्यू मिलेगा। अगर हमको कुछ रिटर्न में चाहिए ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट वाइड। ठीक है। बिना रिटर्न वाले फंक्शन का जो टाइप होगा वो वाइड होगा। फंक्शन हमको पहले डिक्लेयर करना है, फिर डिफाइन करना है, और लास्ट में हमको कॉल करना है। फंक्शन को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना और कॉल करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, इंट ऐड, उसके बाद इंट ए इंट बी। ये क्या है? दो पैरामीटर वाला हमारा फंक्शन है। दो पैरामीटर मतलब इसके अंदर दो वेरिएबल है। इसको कॉल करने के लिए हमको दो वेरिएबल देना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया है फंक्शन को, एंड यहाँ पे हमने कॉल किया है। कॉलिंग हमेशा मेन मेथड के अंदर होगा। ठीक है। मेन मेथड हमेशा एग्जीक्यूशन का फर्स्ट पॉइंट होता है। ये तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग से ही बताया है। क्लियर है? फंक्शन को क्रिएट करने के रूल क्लियर है आपको? 6 रूल है यहाँ पे टोटल। आई थिंक इतना क्लियर होगा। फंक्शन का जो नेम है शुड बी यूनिक और मीनिंगफुल होना चाहिए। पैरामीटर
का जो डेटा टाइप है वो मस्ट वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। रिटर्न टाइप जो है वो हमको डिक्लेयर करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमको कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए वहाँ पे फंक्शन को एक्सक्यूशन के बाद, तो हम वाइड लिखेंगे। फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर करना है, फिर डिफाइन करना है, और देन कॉल करना है। ठीक है, इतना ही हमारा रूल है और इतने ही हमारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 6 नंबर हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक रिकर्सन का। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, बट इसको जानना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल सा टॉपिक है आप सभी के सिलेबस में अभी, क्लास 10th में। जैसे कि रिकर्सन होता क्या है, रिकर्सन क्या है, एक टेक्निक है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, या फिर जब हम किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ टास्क छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे फैक्टोरियल में। ठीक है, इन सब चीजों में हम लोग इसको यूज करते हैं। बहुत ही स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है आप सभी के सिलेबस में रिकर्सन का। रिकर्सन का बस सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि जब हम किसी भी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है फैक्ट नाम का, और उसके अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया है इंट n। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, ये देखो फंक्शन का हमारा क्या है, ओपनिंग ब्लॉक है एंड क्लोजिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फैक्ट n-1, इसी फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग सेम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सेम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा रिकर्सन का। किसका कॉन्सेप्ट है ये हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट है। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया या फिर नहीं, एक बार मुझे फिर से बता दो, देन मैं इसको रिपीट कर दूंगा। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो हमें बताता है कि जब हमने किसी फंक्शन को क्रिएट किया और उसी फंक्शन के अंदर हमने उस फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग भी हम लोग उसी फंक्शन के अंदर ही करेंगे जिसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के बाद उसी के अंदर उसकी कॉलिंग भी करेंगे। वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रिकर्सन का। जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो इस फंक्शन को हम यहीं पे कॉल कर लेते हैं, ऐड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को 2 वैल्यू देना है। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए 2 वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, तो 2 वेरिएबल यहाँ पे पास करना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ये क्या है, हमारा ऐड नाम का फंक्शन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, क्रिएट किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के क्रिएशन के अंदर ही हम लोग फंक्शन का कॉलिंग भी कर रहे हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। किसका कॉन्सेप्ट कहलाएगा, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। क्लियर है, फास्ट एक बार मुझे बता दो, उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ 2 नंबर में ये अगर पूछा जाएगा या फिर आपको वन लाइनर में ये पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। या फिर जब हम लोग किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर ही कॉल करते हैं, फंक्शन के क्रिएशन के अंदर, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हमने कल देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, सेम उसी तरीके से लाइब्रेरी भी होता है। ठीक है, लाइब्रेरी जैसे देखो, इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी कहाँ पे है, मुझे एक बार आप सही बताओ, इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी कहाँ पे है। आई थिंक मैंने ये चीज एक बार पहले आपको बताया हुआ है इन स्टार्टिंग में कि इस प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी का लोकेशन होता है, जहाँ पे
सभी प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। प्री डिफाइंड मेथड, फंक्शन, लाइब्रेरीज, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ पे सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, वो होता है हमारा हेडर फाइल में। कहाँ पे होता है? हेडर फाइल में होता है। हेडर फाइल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हेडर फाइल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर फाइल क्या है? इंक्लूड। और उसके बाद हेडर फाइल हमारा क्या है? stdiu.h। ये क्या है हमारा? ये हमारा हेडर फाइल है। अगर हमको कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन करने होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंक्लूड एंड उसके बाद math.h। कुछ इस तरीके से हम लोग हेडर फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये जो हेडर फाइल होता है, ये आप सभी को मिल जाएगा कि कौन सा हेडर फाइल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में, हाँ, studio.io। ठीक है। तो जैसे हमारा फंक्शन या फिर मेथड होता है वो दो टाइप से होता है। पहला कौन सा होता है? इनबिल्ट या फिर लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर उसी को हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेम उसी तरीके से जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं वो भी दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है हमारा बिल्ट इन लाइब्रेरी, या फिर इसको हम लोग प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज। ये भी हमारा दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले लाइब्रेरी होता क्या है? लाइब्रेरी ऐसे प्री रिटेन फंक्शंस और डिफिनेशंस का कलेक्शन होता है जिन्हें प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम में यूज कर सकता है। लाइब्रेरी का यूज करने पर जो हमारा कोड होता है छोटा हो जाता है और काफी फास्ट हो जाता है। सी में लाइब्रेरी हेडर फाइल्स द्वारा प्रोग्राम में इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि stdio.h, math.h आदि। इम्प्लीमेंटेशन कंपाइलर के साथ ही आता है। ठीक है। तो हमारे सी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हमको पहले से ही प्रोवाइड की गई हैं जिनका हमें क्या करना है? केवल यूज करना है। जैसे stdio.h हो गया, मैथ.h हो गया। जब हमको मैथमेटिकल कोड लिखना होगा, ठीक है, मैथमेटिकल जो भी हमको कोड लिखना होगा, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। हेडर फाइल में हम इंक्लूड करेंगे मैथ.h। जहाँ पे हमको और भी कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन करना होगा, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे, नॉर्मल के लिए नहीं। नॉर्मल के लिए हमारा stdio.h ही करेक्ट है। ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या होता है, जैसे हम लोग यूज करते थे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते थे। ठीक है, प्रिंट एफ हमने यूज किया था। प्रिंट एफ को हमने कहीं पे क्रिएट तो नहीं किया था, प्रिंट एफ हमने यूज किया था प्रिंट एफ फंक्शन को। स्कैन एफ फंक्शन को हमने यूज किया है अपने प्रोग्राम में, ये भी हमने कहीं पे क्रिएट नहीं किया है। मेन मेथड को हमने किया हुआ है यूज, मैन मेथड को यूज किया हुआ है, ये भी हमने कहीं पे बनाया नहीं है, बस हमने डायरेक्ट यूज किया है। तो ये सब कहाँ पे है? ये सब कहीं ना कहीं तो बन के स्टोर है पहले से। ये सभी जो फंक्शंस हैं, मेथड हैं, लाइब्रेरीज हैं, ये सभी स्टोर्ड हैं कहाँ पे? हमारे लाइब्रेरीज में। कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं? इसके लिए studio.h है, maths.h है, और बहुत सारे जो है हेडर फाइल है जिसमें ये सभी चीजें अवेलेबल है। ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या होता है? ऐसे प्री रिटेन फंक्शंस होते हैं, पहले से लिखे गए फंक्शंस होते हैं और डिफिनेशंस होते हैं, का कलेक्शन होता है। ठीक है, पहले से ही लिखे गए फंक्शंस का डिफिनेशन का कलेक्शन होता है जिन्हें प्रोग्रामर अपनी प्रोग्राम में यूज करता है। ठीक है। और इनका यूज करके हमारा जो प्रोग्राम है वो काफी फास्ट हो जाता है बेसिकली। सी में लाइब्रेरी हेडर फाइल द्वारा प्रोग्राम में इंक्लूड की जाती है, जैसे studio.h, math.h आदि। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। लाइब्रेरीज हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। जैसे हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, सेम उसी टाइप से होता है हमारा लाइब्रेरी भी। पहला होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिसको हम लोग प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बिल्ट इन भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजें आप सभी के लिए इजी रहेगी। बिल्ट इन भी इसको बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसको बोल सकते हैं, या फिर प्री डिफाइंड, या फिर जो है बिल्ट इन। सो ये क्या होता है? सी कंपाइलर के साथ उपलब्ध होता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट के लिए मैथ, स्ट्रिंग, फंक्शंस आदि। जैसे हमने कौन कौन सी लाइब्रेरीज को देखा है? stdio.h, ये हमारा एक लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद है हमारा math.h, ये हमारे हेडर फाइल में सभी लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप होता है लाइब्रेरी का,
यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी, जो डिफाइंड लाइब्रेरी होता है बेसिकली, इसको प्रोग्रामर या फिर हम और आप और यूजर क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट। जैसा हमें रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी क्या होता है, जिसको प्रोग्रामर स्वयं बनाता है और हेडर में डिक्लेयर करता है। इससे जो कोड होता है वो रीयूज हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या है, ये हमारा प्री डिफाइंड या फिर कह लें इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ये क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। सेम उसी प्रकार हम लोग अपना भी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। बट इंक्लूड करने का जो मेथड होगा वो सेम यही होगा। सबसे पहले हमें हैशटैग लिखना होगा, उसके बाद INCLUDE, एंड फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमको क्या लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर हम लोग जिस लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपने नाम का एक लाइब्रेरी बना दिया। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। बट ये लाइब्रेरीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो लाइब्रेरीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी रहेंगी। ठीक है। इसको हम लोग यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी बोलेंगे। सर इसका मतलब कि हेडर फाइल में केवल प्री डिफाइंड फंक्शंस होगा? नहीं, प्री डिफाइंड भी रहेगा और हम लोग भी अपना खुद का लाइब्रेरी क्रिएट करके उसको लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है। बट उसके लिए हमको क्रिएशन करना होगा, इस लाइब्रेरी को हमें कहीं क्रिएट करना होगा, तभी हम यहाँ पे इसको लिख के यूज करेंगे। बट जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है stdio.h, ये हम तो कहीं पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। math.h, ये भी हम कहीं क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मेन फंक्शन जो है वो हम कहीं पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। printf हम कहीं पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन को बनाया हुआ है, ऐड फंक्शन को हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, रिटर्न टाइप लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को खुद से क्रिएट किया हुआ है। बट मेन फंक्शन का हमने कहीं पे जो है डिफिनेशन लिखा हुआ है, मेन फंक्शन को हमने कहीं पे क्रिएट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो ये मेन फंक्शन हमको कहाँ से मिल रहा है, मेन फंक्शन जो हमारा stdio.h लाइब्रेरी है उसके अंदर क्रिएट है पहले से ही। बस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं इसको, और इसके जो भी फंक्शन लाइब्रेरीज हैं वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है। बस सिंपल सा है। जो चीजें हम खुद से क्रिएट करेंगे, जो चीजें हम खुद से क्रिएट करेंगे, अपने द्वारा हम जिन चीजों को लिखेंगे या फिर क्रिएट करेंगे, वो हमारा यूजर डिफाइंड के अंदर आएगा। मतलब प्रोग्रामर जिन चीजों को क्रिएट करेगा वो यूजर डिफाइंड के अंदर आएगा। और जो चीजें हमको पहले से ही मिली हुई हैं सी लैंग्वेज के द्वारा, वो हमारा प्री डिफाइंड के अंतर्गत आएगा। ठीक है। प्री डिफाइंड के अंतर्गत आएगा। जो यूजर क्रिएट करेगा वो चीजें यूजर डिफाइंड हो जाएंगी। जो चीजें हमको पहले से मिली हुई हैं जिनका हमको केवल यूज करना है वो प्री डिफाइंड है। ठीक है। जैसे अगर हम एज अ नॉर्मल एग्जांपल लें, जैसे नेचर में हमको क्या मिला हुआ है, हवा है। ठीक है। उसके बाद धूप हो गया। ये सब चीजें हम खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो हवा है, धूप है, बारिश है, ये सब चीजें हम लोग खुद से क्रिएट नहीं करते हैं, ये सब नेचुरल है। ठीक है। ये सब क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है। यूजर डिफाइंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फ्रीज में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो आइस हमारा क्या हो जा रहा है, यूजर डिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है। बट पानी क्या है, पानी हमारा प्री डिफाइंड है। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो लाइब्रेरीज भी हमारी दो टाइप्स की होती हैं। पहली हो गई हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड या फिर बिल्ट इन भी बोल सकते हैं। तो सी कंपाइलर के साथ जितने भी हमको पहले से ही लाइब्रेरीज, मेथड, फंक्शंस मिले हुए हैं वो सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। जैसे हमारा हो गया इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ जब हमको कुछ भी डिस्प्ले कराना होता है, मैसेज। स्कैन एफ जब हमको कुछ भी
इनपुट लेना होता है यूजर से। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी पहले से ही हेडर फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, मेन मेथड हो गया, ये भी हमारा अवेलेबल है पहले से ही, हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे, सब मेन मेथड में हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है, सब हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है वो क्या है, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी क्या होती है, जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है जिस लाइब्रेरी को, वो सब हमारे यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, जिसको प्रोग्रामर स्वयं बनाता है और हेडर में डिक्लेयर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी से रिलेटेड थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार अपने डाउट्स को यहाँ पे पुट कीजिए, अदरवाइज मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट और लूंगा। स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज क्या होती हैं, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज क्या होती हैं। स्टैंडर्ड्स जो हमारी सी लाइब्रेरीज होती हैं बेसिकली, वे लाइब्रेरीज जो सी लैंग्वेज के द्वारा हमको पहले से ही प्रोवाइड की गई हैं। जैसे हमने कई प्रोग्राम्स में देखा हुआ है, stdio.h। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच अभी तक हमने नहीं देखा है, मैथ्स डॉट एच ये अभी तक हमने नहीं देखा है, टाइम डॉट एच हमने नहीं देखा है, सी टाइप डॉट एच ये हमने नहीं देखा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, stdio.h। इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा है स्कैन एफ फंक्शन को, प्रिंट एफ फंक्शन को हमने देखा है। ये सब हमने खुद से क्रिएट नहीं किया, ये सब चीजें हमको कहाँ से मिली है, stdio.h के अंदर। ठीक है, मैन मेथड हो गया, ये सब चीजें हमको कहाँ पे मिला है, सब कुछ हमको यहाँ पे मिल जा रहा है stdio.h में। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप की जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे, उससे रिलेटेड जो फंक्शन हम यूज करेंगे, जैसे str ये अभी हम लोग अपकमिंग डेज में पढ़ेंगे। strlen, स्ट्रिंग का लेंथ जब निकालना होता है तब हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना होता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं, strcat। तो ये सब फंक्शन कहाँ पे है, ये सब फंक्शन पहले से ही अवेलेबल है स्ट्रिंग डॉट एच में। ठीक है, इस लाइब्रेरी में मैथमेटिकल रिलेटेड जितने भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, एग्जीक्यूशन करना होगा, वो सब हम लोग कहाँ से करेंगे, उसके लिए जितने भी फंक्शन हम लोगों को मिलेंगे, वो सब मिलेंगे मैथ डॉट एच हेडर फाइल से। ठीक है, कहीं प्रोग्राम में हमको टाइम से रिलेटेड कुछ लिखना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम डॉट एच जो है यूज करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर के लिए सी टाइप डॉट एच। तो इन सब के अंदर क्या रहेगा, इन सब के अंदर कुछ फंक्शंस रहेंगे, पहले से ही अवेलेबल हैं, हमको केवल अपने प्रोग्राम में यूज करना है। जैसे हम लोग किसका कर रहे हैं यूज, स्कैन एफ का भी कर रहे हैं, प्रिंट एफ का कर रहे हैं, ये सब कहाँ पे है, ये सब हमारे stdio.h में है। ठीक है, stdio.h। एक बार हम लोग क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे पहली लाइब्रेरीज, मतलब हेडर फाइल में जो लाइब्रेरीज दिया गया है, एक बार इसको हम लोग रिमूव करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम, ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, फिर भी देखो यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एरर पढ़ो आप लोग, प्रिंट एफ के पास एरर आया है। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ हमारा हेडर फाइल में पहले से ही अवेलेबल है। किस हेडर फाइल में अवेलेबल है, इंक्लूड, यहाँ पे वो बता भी रहा है, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इंक्लूड stdio, जो हमारा stdio.h है, इसी के अंदर हमको printf प्रोवाइड किया गया है, इसी के अंदर हमारा printf फंक्शन होता है। अगर हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम लोग इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा यहाँ पे इजी वर्ड में चीजों को बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, स्कैन एफ का, प्रिंट एफ का, तो हमको ये फर्स्ट लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, stdio.h। ठीक है, इसको हमको लिखना इंपॉर्टेंट है। अभी भी एक एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी लिखी हुई है बट उसको हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसके लिए हमको वो एरर दे रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस लाइन को हटाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रन करते हैं, अभी भी देखते हैं क्या आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, मैथ डॉट एच के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब चीजें आप सभी के लिए जो है और ज्यादा विजिबल हो गई होंगी कि
लाइब्रेरीज होता क्या है, लाइब्रेरीज में क्या क्या चीजें होती हैं, और लाइब्रेरी का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा प्रोग्राम में या फिर कोड में। ठीक है। अब हमको यहाँ पे 30 मिल गया उसका रिजल्ट आउटपुट। ठीक है। तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज को हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल में लिखते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है stdio.h, इसके अंदर क्या होगा, इनपुट आउटपुट के सभी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, स्कैनफ हो गया, प्रिंटफ हो गया, सब कुछ। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया कि जब मैंने इसको हटा दिया, stdio.h जो है इसको मैंने हटा दिया, एंड उसके बाद जब मैंने कोड को रन किया तो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है, और वो एरर क्या कह रहा है कि अगर आप printf को यूज करना चाहते हो, printf फंक्शन को, तो आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले इंक्लूड stdio.h। ठीक है। तभी आप printf को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस हेडर फाइल में ही printf पहले से अवेलेबल है। अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तब आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, printf और scanf को। ठीक है। तो यही हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के दो तीन एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या क्या लिखना है, stdio.h। ठीक है। दो तीन आप याद कर लो कौन कौन से स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। stdio.h हो गया, math.h हो गया, ये भी हमारा एक लाइब्रेरी है। उसके बाद string.h हो गया, ये भी हमारी एक लाइब्रेरी है। एंड उसके बाद हमारा क्या है, time.h है, ये भी हमारी एक लाइब्रेरी है। ये सब आप नोट डाउन कर लो, एग्जामिनेशन में आपसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में पूछेगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होता क्या है, तो आप इसमें अगर एक जो है रियल टाइम एग्जांपल भी बता देते हो कि हमने रियल टाइम एग्जांपल में यूज़ किया है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, मतलब प्रिंटफ हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था, और इंक्लूड stdio.h है उसको हमने डिलीट कर दिया, तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना बंद कर दिया था। ठीक है। तो ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हो रियल टाइम एग्जांपल। सर दो लाइब्रेरी को एक साथ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, जितनी भी लाइब्रेरीज आप चाहो उतने लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ। लाइब्रेरी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट स्टिल वहाँ पे आपको उसका वर्क होना चाहिए। जैसे math.h हो गया, इसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और रन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं जितनी चाहे उतनी लाइब्रेरी, बट उसके जो फंक्शंस हैं वो उस लाइब्रेरी में ही हमको मिलेंगे। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन हमको string.h में मिलेगा। सो आई थिंक क्लियर है। कल का जो क्लास है उसमें हम लोग आगे की जो है टॉपिक्स देखेंगे, जैसे हमारा यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज होता क्या है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार आप रिवीजन कीजिएगा, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। लाइब्रेरी होता क्या है, लाइब्रेरी कितने प्रकार का होता है, एंड उसके बाद आप देख लीजिएगा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस के रूल कौन कौन से हैं। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।